वेल एवरीवन वेलकम। सो दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर में आ रहे हो तो सबसे पहले मैं इतना याद दिला दूं आप लोगों को, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि ये लेक्चर इज नीडेड ओनली फॉर दोज जिनके बेसिक्स उतने पक्के नहीं है, या जो यूएस अकाउंटिंग का एग्जैक्ट फॉर्मेट कैसा होता है, व्हाट इज डिफरेंट, मतलब इंडियन अकाउंटिंग और यूएस अकाउंटिंग में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, हाउ द जर्नल एंट्रीज आर पास, लेजर पोस्टिंग्स आर डन। ये सब चीजें अगर आपके वीक है, या मान के चलो डेबिट क्रेडिट एप्लीकेशंस में अगर हम लोग उतने प्रो नहीं है, then in that case this lecture is exactly for you. But yes, if you know about it, अगर आप लोगों का basics, आपके fundamentals strong है, ठीक है, then in that case you can directly move on to the next lecture. So this lecture is an optional lecture. All right, चलो with that let's begin now. So दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा विद डेबिट क्रेडिट। थोड़ा डेबिट क्रेडिट के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हालांकि हम लोग रूल्स पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूएस पैटर्न में, यूएस स्टाइल में एग्जैक्टली किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है, कैसे रनिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देन ग्रेजुअली आई विल बी कनेक्टिंग यू टू द ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी टेम्पररी अकाउंट्स, परमानेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, देन उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, हाउ दे आर रिपोर्टेड। तो ये पूरा का पूरा हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स गो देन। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो मैं आपको ना एक बचपन के एक चीज से थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा। आप लोग मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में, जैसे बचपन में हम लोग कोई भी गेम खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये वो जो भी खेलते थे, जिसमें टीम की जरूरत पड़ती थी, तो अक्सर हम लोग टीम डिवाइड करते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे तो याद आ रहा है भाई, एक तरफ मैं हूं, ठीक है, ये मैं यहां पर हूं, अज्यूम्ड, ठीक है, और एक और पर्सन है, ठीक है, दो लोग यहां पे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहां पे टीम डिवाइड करते थे। कैसे टीम डिवाइड करते थे, अब यहां पर अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है, ये अलग अलग लोग हैं, है ना। तो ऐसा होता रहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे अपने टीम में ले लिया, ठीक है, मैंने इसे अपने टीम में ले लिया, तो इसने इसको लिया अपने टीम में, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर इसने इसे सिलेक्ट किया, है ना, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसने इसे सिलेक्ट किया। एज द केस में भी मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है, इसने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और लास्ट में सिलेक्शन किसका होता रहा, जो सबसे वाहियात होते थे, बकवास होते थे, लेकिन लेना पड़ेगा टीम में अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसने इसको सिलेक्ट किया, है ना, ऐसे हमारी टीम बन गई। होता रहा ऐसा। तो दोस्तों, इसी से जरा रिलेट करने की कोशिश करो, व्हाट इज हैपनिंग। जरा ध्यान से, हमारे सामने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आएंगे और हम उन अकाउंट्स का टीम डिवाइड कर रहे हैं। हम अकाउंट्स का क्या कर रहे हैं, टीम डिवाइड कर रहे हैं। एक टीम है डेबिट और दूसरा टीम है क्रेडिट। तो जो भी अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं, एक को मैंने डेबिट के टीम में सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा क्रेडिट के टीम में सिलेक्ट हो रहा है, फिर मैंने डेबिट के टीम में एक को सिलेक्ट किया तो दूसरा क्रेडिट की टीम में सिलेक्ट हुआ। हम सिलेक्शन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि दोनों टीम्स में सेम नंबर्स हो, राइट, डेबिट टीम में भी क्रेडिट टीम में भी, ताकि वो दोनों आपस में टैली हो जाए। ऐसा ही कुछ सोच रखते हुए आपको डेबिट क्रेडिट करना है। सो दोस्तों, अभी डेबिट क्रेडिट हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो दोस्तों, जब मैं डेबिट और क्रेडिट की बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है कोई ना कोई तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। अब उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम अप्लाई करते हैं समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द डुअल एस्पेक्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसे, डुअल एस्पेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट? सर जी, इसमें एक तरफ होता है हम, एक तरफ होते हैं हम मतलब हमारा बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है द अदर पार्टी, है ना, जो कि कोई भी हो सकता है जिसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों के बीच में जब मैं डुअल एस्पेक्ट कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं उस ट्रांजैक्शन में लेन देन दोनों अप्लाई करके देख रहा हूं। हमारे बीच में किस तरह का लेन देन हुआ, यानी मेरी तरफ से इसके पास क्या गया और उसकी तरफ से मेरे पास क्या आया, ठीक है। Now please understand, when I talk about monetary terms, आप लोग खुद एक बार सोच के देखो, पैसों का सेटलमेंट अभी के अभी करंट में ही हो जाए, ये जरूरी नहीं होता ना। कभी कभी ये भी तो होता है कि पैसों का सेटलमेंट ग्रेजुअली आगे चल के होगा, है ना। सो दोस्तों, यही चीज यहां पर भी आएगा। मे बी द सेटलमेंट इज नॉट येट टू हैपन, इट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, बट आई नीड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर इट। उसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो यही चीज हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो ईच एस्पेक्ट इज आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट।
Now, account means a specific information. Just take it in that way. A specific information. किसी खास चीज का information की बात कर रहा हूं मैं. Alright? Okay. Let's try to understand here how this happens. So, guys, like सबसे पहले अगर हम लोगों ने एक बिजनेस सेटअप किया तो बिजनेस किसी न किसी फॉर्म में सेटअप होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कंपनी बनाएंगे या एक LLP बनाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाएंगे, या एक ट्रस्ट बनाएंगे, या एज ए केस भी किसी न किसी फॉर्म में हम लोग बिजनेस को सेटअप करेंगे. सो as soon as हम लोगों ने ये सेटअप कर लिया, our business is set up as a legal entity, right? So business is to be treated as a separate person. Okay? अब सबसे पहले the owner of the business. Now please understand, the owner is to be treated separately, yeah? क्योंकि business is now recognized as a legal entity, a separate legal entity, है ना? तो owner को मैं एक अलग person मानूंगा, business को अलग person मानूंगा. So what will happen is, the first transaction normally speaking always is that owner invests something into the business. यही होता है ना, कभी भी कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो पहले पैसा तो वही लगाएगा, है ना? तो ओनर ने यहां पर पैसा लगा दिया, ठीक है? ओनर ने पैसा लगाया तो बदले में मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. लुक एट इट दैट वे. अगर आगे वाले ने मेरे लिए कुछ किया, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है. तो मैं क्या कर रहा हूं? फिलहाल तो कुछ नहीं. फिलहाल कुछ नहीं ना. अगर फिलहाल कुछ नहीं तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओनर इन्वेस्टेड द मनी, ही इन्वेस्टेड. When I talk about investment, the investor expects the money back, and he expects the money back with a growth, right? तभी तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, अदरवाइज मैं उसे एक्सपेंस कह देता, right? तो उसने हमारे बिजनेस में जब पैसा लगाया, we have to give it back to him, not maybe today, but gradually with time मुझे उसे वापस लौटाना नहीं पड़ेगा ना. So I have to recognize my obligation back towards him, right? तो यहां पर मैंने इसे किस तरह से देखा? मैंने इस तरह से देखा कि ओनर ने हमारे पास पैसा लाया, so we get, sorry, not INR, we get dollars, right? So बिजनेस के पास डॉलर्स आए और वहीं पे यही डॉलर्स आगे चल के इसे वापस करना है. So we have to recognize an obligation, right? So डॉलर्स किस फॉर्म में आए? सर कैश में आए. So we will call it as cash account. वहीं पे ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर, ऑब्लिगेशन तो वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ होगा, लेकिन ओनर कुछ खास है ना, अपना बंदा है ना? तो इसके लिए वी क्लैरिफाई कि ये एक अलग बंदा है, इसका नाम रखा जाता है, स्पेशल नाम. सो इसमें अलग अलग नाम यूज होते हैं अलग अलग जगह पे. सबसे कॉमन नाम इज कैपिटल, ठीक है? इसके अलावा आप दूसरे नाम भी देखोगे, जैसे इक्विटी, दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन नेम, ठीक है? जो बिजनेस टू बिजनेस, कंसर्न टू कंसर्न अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा. तो एज द केस में भी ये मैं ओनर को रिप्रेजेंट करते हुए एक अकाउंट को बना रहा हूं यहां पे, ठीक है? सो सर जी, एक अकाउंट क्या हो गया यहां पे? कैश अकाउंट. दूसरा अकाउंट क्या हो गया? चलो कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ओके, तो हमारे सामने दो है, कैश, कैपिटल. अब टीम डिवाइड करना है, एक डेबिट टीम में जाएगा तो एक क्रेडिट टीम में जाएगा. मेक श्योर कि इफ यू सिलेक्टेड द डेबिट टीम, यू हैव टू सिलेक्ट वन इन द क्रेडिट टीम, ताकि वो मैच कर सके, है ना? तो वही अभी क्या करूंगा मैं, अब मुझे समझना पड़ेगा कि कैश और कैपिटल, इनमें से कौन सा डेबिट में जाएगा, इनमें से कौन सा क्रेडिट में जाएगा. तो नाउ कम्स अ रोल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स. क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर हमने देखा था कि वो एक हम लोग एक अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं ना. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसे कुछ था, राइट? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है ना? सो दोस्तों, कैश को मैं क्या कहूंगा? पैसा. पैसा इज मेरा पैसा, है ना? मेरे पास पैसा है तो मैं आई शुड कॉल इट एज, मेरे ख्याल से मेरा एसेट, है ना? Asset मतलब when I am proud of owning something, that is my asset basically, right? So when you have cash, aren't you proud of it, right? So सर जी, ये जो asset है, ये cash है. Cash is an asset. इसमें मैं asset वाला rule लगाऊंगा, है ना? Now just remember what is the rule. Rule क्या था? That is scientifically made. You cannot change it, हाँ? तो रूल क्या था भैया? अगर asset में increase आ रहा है तो I will debit, and decrease आ रहा है तो I will credit. So यहाँ पे जरा सोच के देखो, cash, मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी मेरे पास कैश आया, मेरा कैश बैलेंस बढ़ा. सो इफ कैश इंक्रीजेस, आई विल बी डेबिटिंग कैश, राइट? आई विल बी डेबिटिंग कैश. और वहीं पे द सेकंड इफेक्ट मतलब आई एम लुकिंग एट अ सेकंड एरो नाउ. सेकंड एरो इज अबाउट ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब ये क्या है? ओनर की तरफ का ऑब्लिगेशन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट? अब जरा मुझे सोच समझ के बताओ, इसके पहले तक तो कोई ऑब्लिगेशन था नहीं. एज सून एज ही इन्वेस्टेड, मेरा ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर बढ़ा,
राइट? अभी तक तो था नहीं ना, अब बढ़ा, आई हैव टू पे हिम नाउ. So ये obligation capital increased. So this also increased. Now remember the rule. If increase here represents debit, increase here represents credit. Correct? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे capital को करना होगा credit. Getting me? Now, if you are learning this for the very first time, then in that case थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले you will get the grip of it. ठीक है? So this is basically how we need to think about it. Okay? अब ऐसे धीरे धीरे हौले हौले जैसे बढ़ते जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक कहानी ले लेता हूँ. ठीक है? एक कहानी ले लेता हूँ अबाउट मिस्टर टॉम. मिस्टर टॉम, ठीक है? मिस्टर टॉम, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है टॉम इनकॉर्पोरेट्स, टॉम INC. ठीक है? ये बिजनेस इन्होंने शुरू किया. एंड ही स्टार्टेड दिस बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग से अराउंड $1 million, राइट? सो अगर ऐसा हुआ तो मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा. तो रिकॉर्ड कैसे करूंगा? तो सबसे पहला मेरे पास जो बुक आएगा, दैट विल बी द जर्नल बुक. ठीक है? नाउ आई विल जस्ट टेल यू द फॉर्मेट थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, लेकिन पहले तो देख लेते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मेट्स के दुनिया में ज्यादा दिमाग मत लगाना. वी हैव सॉफ्टवेयर्स टुडे, वी हैव AI, है ना? जिस स्पीड में आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे उसके 10 गुना या 20 गुना या शायद 100 गुना स्पीड में AI कर देगा काम. तो यहां पे आपका रोल नहीं है. आपका काम है दिमाग लगाने पे, आपका काम है अंडरस्टैंडिंग में, वहां ध्यान देना आपको. ठीक है? चलो, एनीवेज जस्ट यू शुड नो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं. यहां पे इंडिया में जर्नल एंट्री पास करने का तरीका कुछ ऐसा होता है. पहले हम लोग लिखते हैं बाय, फिर डेबिट वाले अकाउंट का नाम, अकाउंट डेबिट, फिर उसका अमाउंट लिखा जाता है, और उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के लिखा जाता है टू, क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, और फिर वहां पर क्रेडिट लिखा नहीं जाता, थोड़ा गैप छोड़ के क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है, फिर एक नरेशन लिखा जाता है जहां पे लिखा जाता है बीइंग, है ना? और फिर वो सब आगे का, है ना? यहां यूएस पैटर्न में ऐसा नहीं लिखा जाएगा. कैसा लिखा जाएगा? यहां पे स्टाइल थोड़ा सा अलग है. कैसा स्टाइल है? यहां लिखा जाता है सबसे पहले डेबिट अकाउंट का नाम, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के क्रेडिट अकाउंट का नाम. दैट्स इट. ऐसा लिखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया? विच अकाउंट वाज डेबिटेड? कैश अकाउंट वाज डेबिटेड. तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे? डेबिट कैश अकाउंट, और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट. ठीक है? अमाउंट वाइज आई विल राइट हियर, लाइक हियर 1 million डेबिट के आगे, और थोड़ा सा गैप छोड़ के यहां पर 1 million क्रेडिट के आगे. गॉट इट? सो है वही, बस थोड़ा लिखने का स्टाइल थोड़ा सा बदल जा रहा है. ठीक है? अच्छा, अब नरेशन भी लिखेंगे. हाँ जी, नरेशन भी लिखेंगे, लेकिन यहां पे कोई बीइंग वगैरह यूज नहीं किया जाता है. यहां पर सिर्फ यू राइट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू पासिंग दिस जर्नल एंट्री, यू आर जस्ट नरेटिंग इट. तो मैं यहां पे ऐसा लिख दूंगा, टू रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जस्ट अपने भाषा में आपको लिख देना है कि मैंने ये जर्नल एंट्री क्यों पास किया. आप ऐसा समझ लो कि मैंने यहां अकाउंटिंग लैंग्वेज में चीज को लिखा है और यहां सिंपल अंग्रेजी में लिख दिया. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू. तो ये जर्नल एंट्री जैसा ये किया. अब इसके बाद मान के चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा आ रहा है. मैं जस्ट पेन का इंक कलर चेंज कर दे रहा हूं. भैया पहले तो बिजनेस में पैसे आ गए, अब हम लोगों ने मान के चलो, ऐसा मान के चला कि पैसे कम पड़ेंगे यार, और पैसे लगेंगे, मतलब कम से कम 2 million तो लगेंगे, है ना, या 2.5 million लगेंगे. तो अभी तो फिलहाल सिर्फ 1 million का ही बंदोबस्त हुआ है. तो हम लोगों ने क्या किया? बैंक से लोन उठा लिया. ठीक है? या कहीं से भी लोन उठा लिया. तो लोन उठा लिया तो क्या हो रहा है? लेट्स थिंक अबाउट इट. सर, एक तरफ अगर मैं लोन ले रहा हूं, जरा सोचो, लोन ले रहा हूं तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं. सो वन इफेक्ट इज इन कैश विच इज इंक्रीजिंग. कैन आई से सो? मैं यहां पर ऐसा पहले तो ट्रांजैक्शन लिख दे रहा हूं. लोन लिया है हम लोगों ने, लोन टेकन 1,500,000, ये हम लोगों ने लोन लिया है. ठीक है? ओके. अब मैं इसे अगर लिखने जा रहा हूं तो जरा सोचो इसमें क्या हो रहा है. अगेन पैसा आया मेरे पास, माय कैश बैलेंस इंक्रीज्ड. कैश बैलेंस इंक्रीज तो मैंने क्या करना चाहिए? असेट इंक्रीज्ड, कैश डेबिट, राइट? अब डेबिट क्या कि इमीडिएटली आपको क्रेडिट के बारे में सोचना है. क्रेडिट क्या हुआ सर? सर सोचो, मैंने लोन लिया है, तो ये लोन मेरा हो गया क्या? मुझे वापस भी तो देना पड़ेगा. सो कैन आई से कि अभी मैं वापस नहीं दे रहा हूं, बट आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय फ्यूचर ऑब्लिगेशन. ये पैसा वापस तो देना पड़ेगा, right? So my obligation, a liability increases. Liability not capital, because a bank is an outsider, he's not an owner, है ना? तो it's a now liability. तो मेरा liability बढ़ा. Liability increase को मैं कैसे represent करूंगा? By crediting it.
तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से पास किया जाएगा, डेबिट कैश अकाउंट by 1,500,000. Okay, then credit loan account by 1,500,000. This is the accounting language. This is how we write it. ठीक है, अच्छा अब नरेशन लिखना है, yes sir, to record loan, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके डिटेल्स लिख सकता हूं, जैसे कौन से बैंक से मैंने लोन लिया है, उसके कुछ और डिटेल्स जैसे कोई आईडी वगैरह है, कोई अकाउंट नंबर है, वो सब लिखूंगा, जो भी है सम इंफॉर्मेशन। गेटिंग मी? अब ऐसे चलते जाएंगे, एक के बाद एक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आता जाएगा जिनको मैं लिखता हो चलूंगा। जैसे अब मेरे पास पैसे आ गए, जरा सोच के बताना कितने पैसे अभी हमारे पास, थिंक अबाउट इट, कितना है? पहले 1 मिलियन आए थे और अभी 1,500,000, कितना हो गया? 2,500,000, करेक्ट? ये मिलियन बिलियन का लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा दोस्तों, है ना? हो जाएगा, घबराओ मत, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब 2,500,000 आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना भी शुरू कर देते हैं भाई। चलो देखते हैं, तो मैंने पहले कुछ असेट खरीद रहा हूं, तो मैंने एक मशीन खरीदा, ठीक है? मशीन खरीदा, कितने का खरीदा? मशीन खरीदा मैंने 600,000 का। ओके, मशीन खरीदा 600,000 का। जरा सोच के बताओ मुझे बेटा, मशीन अगर मैं खरीद रहा हूं तो ये मशीन मेरे लिए क्या हो गया? इज इट एन एक्सपेंस? खर्चा है, मेरा रेगुलर खर्चा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा डे टू डे खर्चा है जो खर्च हो गया। सर, खर्च को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं? ये खर्च हो गया, ये वापस नहीं आने वाला, ये तो आगे ले जाने के लिए मुझे करना पड़ा, है ना? लेकिन वहीं पे कुछ चीजें असेट कहलाते हैं, मतलब मैंने जो खर्च किया इससे मुझे फायदा मिलने वाला है ना? तो जरा सोच के देखो, मशीन हमने क्यों खरीदा? क्योंकि उस मशीन से शायद मैं मेरे गुड्स प्रोड्यूस करूंगा और फिर बेचूंगा, है ना? या मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उसके काम में आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस आईपैड को यूज कर रहा हूं, आईपैड को क्यों यूज कर रहा हूं भैया? ये मेरे काम में आ रहा है, राइट? इस आईपैड की मदद से मैं कहीं ना कहीं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप लोगों को डिटेल्स बता पा रहा हूं, और वो डिटेल बताने की वजह से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे। You getting me what I'm saying? So यही चीज मैं यहां पर धीरे धीरे हौले हौले करने वाला हूं, ठीक है? तो देखो भैया, मैं मशीन को भी रिकॉग्नाइज करूंगा एज एन एसेट, तो मैं पहले तो लिख देता हूं मशीन परचेज्ड फॉर 600,000, ठीक है? 600,000 में मैंने मशीन खरीदा। कैसे रिकॉर्ड करूं अभी? सोच के देखो भैया, मशीन खरीदा तो मेरे पास अभी तक कोई मशीन थे क्या? नहीं, अभी तक तो था नहीं, मशीन खरीदा, सो मेरे पास मशीन आया। अब एक और मशीन खरीदूंगा तो एक और मशीन आएगा, और एक खरीदूंगा तो और एक आएगा। What is happening? Machine balance is increasing. If I purchase, the machines are increasing. वहीं अगर मुझे कोई मशीन की जरूरत नहीं है, मैंने उसे बेच दिया, I don't need it, ठीक है? मैंने उसे बेच दिया, तो बेचने पे क्या हो रहा है? मशीन कम हो रहा है, राइट? जितने थे 3 मशीन थे, एक बेच दिया, क्या हो गया? 2 मशीन बचे, और एक बेच दिया, क्या हुआ? 1 मशीन बचा। So what I'm doing is if I'm buying, it is increasing. If I'm selling, it's decreasing, right? So right now, क्या किया मैंने? खरीदा, तो मेरा machine balance has increased, है ना? Now basically we just don't look at the numbers, we basically look at the monetary value of it, हाँ? तो ये मैं धीरे धीरे हौले हौले समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूं, if there is an increase, I need to debit it. Asset है भाई, है कि नहीं? बट वहीं पे मशीन खरीदा 600,000 में, यानी मुझे पैसे भी देने पड़े 600,000. सो इफ आई एम स्पेंडिंग 600,000, माय कैश बैलेंस फ्रॉम 2,500,000, it's reducing by 600,000, isn't it? So if cash, which is also an asset, is decreasing, then in that case, can I say कि मेरा cash account में भी effect आएगा, and that will be a क्रेडिट इफेक्ट। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। सो मेरा जर्नल एंट्री मैं यहां पे किस तरह से लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा डेबिट मशीन अकाउंट, ओके, बाय 600,000, ओके, एंड देन थोड़ा गैप छोड़ के क्रेडिट कैश अकाउंट बाय 600,000। गेटिंग मी? ओके, अब इसी तरह से मान के चलो मेरे पास जो स्टाफ है उनको मुझे पैसे देने पड़े, उनको मैंने पेमेंट करना पड़ा। कैसे पेमेंट करना पड़ा? सैलरी देना पड़ा सर, ठीक है? तो मैंने सैलरी पे किया, कितना? 50,000 का पेमेंट किया, ओके? नाउ टेल मी, सैलरी इज फॉर द वर्क डन बाय माय स्टाफ, बाय माय एम्प्लॉइज, तो उनको मुझे हर महीने कॉम्पनसेट करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली फॉर द वर्क डन बाय देम, दिस इज टू बी कैटेगराइज्ड एज एन एक्सपेंस।
ठीक है, दिस इज नॉट एन एसेट, ये मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये हर महीने खर्च करने पड़ेंगे. दिस इज टू बी रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस. अब एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जरा सोच के देखो. डेबिट क्रेडिट रूल के मुताबिक इफ एक्सपेंसेस इंक्रीज, असेट जैसा ही नेचर है इसका, क्या करना पड़ेगा, डेबिट, है ना. मेरा खर्चा यहां बड़ा सैलरी की वजह से, सो एज अ रिजल्ट आई विल डेबिट, खर्चे का नाम सैलरी अकाउंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, हिसाब किताब में मुझे हर एक का हिसाब रखना होगा. सो डेबिट सैलरी अकाउंट बाय 50,000 और वहीं क्रेडिट कैश अकाउंट बाय 50,000. यू गेटिंग मी? सो इस तरह से एक एक करके मैं जर्नल एंट्री पास करता हुआ चलूंगा, नरेशन भी लिखता हुआ चलूंगा. यू सी द फॉर्मेट, द चेंज इन द फॉर्मेट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम. ठीक है. नाउ आई विल रिकमेंड वन थिंग हियर, दैट इफ सपोज यू आर एब्सोल्युटली रॉ, इफ यू आर एब्सोल्युटली रॉ, यू डोंट इवन नो अबाउट जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं सर, तो प्लीज अंडरस्टैंड यूएसए में हम लोग इतने सारा डिटेल में जर्नल एंट्री नहीं देख सकते. जस्ट आपको एक ब्लिंक क्रिएट करवाने के लिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं. लेकिन इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, देन आई विल रिकमेंड गो थ्रू द एफएमए रूट. एफएमए रूट में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज का पूरा डिटेल मिलेगा, वहां से आओगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा. ठीक है. बट यस, यहां पे मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि हाउ द थिंग्स बेसिकली वर्क. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. Okay, so this is how we pass the journal entries. Okay, now after the journal entries are done, we immediately move on to ledger. अब ledger में क्या होता है, let's try to understand. Let's take a base, like say for example, पहला जो हमारा entry था, that was cash account debit and capital account credit. That was the first journal entry and that was by 1 million, right? दूसरा जो journal entry था, that was cash account debit, loan account credit, and that was by 1,500,000. तीसरा जो journal entry था, that was machine account debit and cash account credit, that was by 600,000. ऐसा ही था, right? Okay, so what we do is we basically note them in the ledger. Now what happens in the ledger, let's try to understand. Ledger may we focus on one single account at a time. Like say for example, I will make here the cash account. ठीक है. Now cash account के बाजू में हम इसका कोड भी लिखते हैं. जैसे अकाउंटिंग, मतलब देखो बेसिकली let me tell you about a chart of accounts. There is something called as a chart of accounts. ठीक है. चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ कोड्स, कोडिफिकेशन. अकाउंट का कोड नंबर दिया जाता है. ठीक है. अब कोड का रोल आप लोग भी समझते होंगे, कोड की मदद से बहुत इजीली चीजों को ढूंढा जा सकता है, राइट. सो सेम वे यहां मैं जितने भी असेट्स होते हैं उनमें एक कोडिफिकेशन दूंगा. जैसे कैश, जनरली असेट्स 100 या 1000 सीरीज में लिखे जाते हैं. जैसे कैश को मैं नंबर दूंगा 100. ठीक है. फिर इसी तरह से कोई और एसेट आया, एसेट 2, ठीक है, या एसेट 1 जो भी है, इसको मैं 101 नंबर दूंगा. फिर 2, इसको मैं 102 नंबर दूंगा. फिर 3, 103 नंबर दूंगा. ऐसे कोड. ठीक है. यूजुअली एसेट्स को इस तरह से कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैपिटल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर द 200 सीरीज, 200 या 2000, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कितने वैरायटीज होंगे उसके मुताबिक डिफाइन किया जाता है. देन लाइबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है इन द 300 सीरीज. देन इनकम या रेवेन्यूज को डिफाइन किया जाता है 400 सीरीज में, एंड एक्सपेंसेस को लिखा जाता है इन 500 सीरीज. नाउ दिस हेल्प्स अस इन कोडिफिकेशन. अब वो कौन से सीरीज में आया वो देख के भी हम लोगों को काफी समझ में आ जाता है कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, राइट. तो ये जब मैं लेजर बना रहा हूं, मैं यहां पे इसका कोड नंबर लिख दूंगा, जैसे 100 सपोज, ऐसा कोड लिखूंगा. अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, बट आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक डिटेल्स. फॉर्मेट अभी थोड़ी देर में तो बताऊंगा ही मैं आपको. लेकिन जैसे यहां पे देखो, कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, राइट. सो मैं यहां पे अलग अलग कॉलम्स बनाऊंगा. एक कॉलम होगा फॉर डेट, देन वन कॉलम विल बी फॉर डिस्क्रिप्शन, वन कॉलम विल बी फॉर रेफरेंस नंबर, वन कॉलम विल बी फॉर डेबिट, वन कॉलम विल बी फॉर क्रेडिट. अब कैश में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं. And finally there will be a column that will be remaining and that is the balance column. Okay, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं. जैसे ये हुआ डेट, ये हुआ अकाउंट का डिस्क्रिप्शन. ओके, यहां होता है रेफरेंस नंबर. ओके,
एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए 2 कॉलम, और फाइनली देयर विल बी अ कॉलम फॉर बैलेंस. ओके, सो व्हाट विल हैपन, लाइक हियर वी डेबिटेड कैश बाय 1 मिलियन, राइट? सो मैं कैश के डेबिट के कॉलम में लिख दूंगा 1 मिलियन. समझ गए बात को? डेबिट के कॉलम में 1 मिलियन लिख लिया, तो बैलेंस भी क्या बचा? बैलेंस बचा 1 मिलियन एज ऑन नाउ. ओके, एंड फॉर अ कंप्लीटनेस आई विल जस्ट राइट हियर दैट इसका सेकंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में गया. ये डेबिट हुआ तो इसका क्रेडिट कहां गया, है ना? सो आई विल राइट हियर क्रेडिट कहां गया? कैपिटल में. सो दैट विल बी रिटन इन डिस्क्रिप्शन कैपिटल. गॉट इट? अब इसी तरह से आई विल बी मेकिंग द कैपिटल अकाउंट. ये मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है? इसमें मैं रेफरेंस दे दूंगा 200 सीरीज. सपोज दिस इज नंबर 200. तो अगेन इन द सेम मैनर आई विल बी मेकिंग द रनिंग अकाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, ये इस तरह से बना दिया. यहां पे डेट, यहां पे डिस्क्रिप्शन, यहां पे रेफरेंस, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट एंड द बैलेंस, राइट? सो हियर कैपिटल वाज आई थिंक क्रेडिटेड, करेक्ट? तो मैं कैपिटल के क्रेडिट पे लिख दूंगा 1 मिलियन. आई एम स्टिल इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. हाँ, ओके. अब देखो यहां जब मैंने बैलेंस लिखा तो वो डेबिट है कि क्रेडिट है वो भी तो स्पेसिफाई करना होगा, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा जाएगा. यहां पे डेबिट बैलेंस है और यहां पर द बैलेंस इज इन क्रेडिट. इसे मैंने क्या कहा? क्रेडिट बैलेंस. गॉट इट? ओके. अब फिर से डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं? द अदर अकाउंट नेम. कैपिटल का अदर अकाउंट. देखो ये अकाउंट को, ये जर्नल एंट्री को मैं पोस्ट कर रहा हूं, है ना? कैश का अदर अकाउंट वाज कैपिटल, कैपिटल का अदर अकाउंट वाज कैश. सो व्हेन आई एम राइटिंग इन कैपिटल आई विल गिव द रेफरेंस टू कैश फॉर कंप्लीटनेस कि इसका सेकंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में गया है? द अदर अकाउंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है? अब इसी तरह से अगला क्या हुआ है? अगला हुआ है कैश अगेन डेबिटेड बाय 1,500,000. ओके, सो कैश के डेबिट में अगेन आई विल राइट 1,500,000, राइट? ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा? अभी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, देखो मैंने ये वाला लिखा है ना, कैश इज डेबिटेड बाय 1,500,000. तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां गया है? लोन. सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा लोन, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जरा देखो बैलेंस चेंज हुआ मेरे ख्याल से. नाउ द बैलेंस इज 2,500,000, right? And that's debit, still debit. You getting me? What is happening here? This is the form of ledger, that is the running account. And nowadays, if you move on to any particular accounting software, yeah, even if you refer to any AI, suppose, ठीक है? आपको इसी फॉर्मेट में सारे लेजर नजर आएंगे, है ना? It's no more just a T format. It's like this because this has a bit more detail. कैसा detail? The balance. Here, after each and every transaction, you get to know that what is the balance in that particular account. ठीक है? So this is how the running account is made. Okay? So journal entries, ledger posting इस तरह से चलता जाता है. Now for your reference, मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बता देता हूं. हालांकि we won't be solving that case study in full detail because I just need to be this to be very quick, है ना? Okay, तो मैं इसमें आपको एक बार बता देता हूं कि वो केस स्टडी में कैसे हम लोगों ने क्या क्या चीजें किए हुए हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए. ठीक है? So I will show you that particular case now. So here we go. As you can see this, ठीक है? ये आपको पूरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है. Now, this kind of transactions you will find in any particular business. If you have a client, you will find transactions like this. This is for the month of March. So what do you see here? You can see that March 1, Sarah Bright, okay, who is the owner of Bright Horizon Consulting LLC. ठीक है? ये business उन्होंने शुरू किया है. ठीक है? Sarah Bright is the owner of it. So what do you see? She invested cash $60,000 to start Bright Horizon Consulting LLC. Now you need to first of all be very clear that you are maintaining. देखो पैसों का हिसाब किताब किसी का भी हो सकता है. It can be for an individual, it can be for a business. Up think about it. Like say for example, right now Elon Musk, if he comes to you, then he has so many different business and business enterprises, right? So basically, you are you're maintaining the accounting records for any one of those enterprises, or are you maintaining for Elon Musk, or which one? You need to identify that first, right? So who is the client? Who is the entity first? You need to identify that.
Now, here, let's assume that we are doing it for Bright Horizon Consulting LLC. Now, if that is done, then please note that Sarah Bright is a separate person. ठीक है? Bright Horizon is a separate person and Sarah Bright, even though she is the owner, but she is a separate person. Alright? ठीक है. अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है $9,000 कैश फॉर 6 months ऑफिस रेंट इन एडवांस. ओके, इफेक्टिव March 1. ओके, 6 महीने का रेंट एक साथ हम लोगों ने पे कर दिया. हो सकता है ऐसा. ठीक है. Then purchased office furniture and computers for 14,400. Now please understand that furniture is a separate asset and computer is a separate asset. Okay, you have to identify that. Paid 5,400 in cash and signed a 1-year note payable for $9,000. What do you mean by that? हम लोगों ने कुछ अभी कैश में दिया और बाकी हम लोग बाद में देंगे. नहीं होता ऐसा, EMIs में देते हम लोग, है ना? So that is what is happening. But यहाँ पर इसका एक खास नाम होगा. अगर हम लोग फ्यूचर में पैसे देने वाले हैं for something that is taken right now, we normally call it as account payable या note payable. ठीक है? Payable का मतलब क्या हुआ? पैसे देने हैं. ठीक है? फिर हम लोग उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली एडजस्ट करते हुए चलेंगे. ऑलराइट? तो यहाँ पे वही हो रहा है. गेटिंग मी? तो ऐसे एक एक करके आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस इस तरह से आपको नजर आएंगे. ठीक है? ओके. अब इन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? इन ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नलाइज करना है. तो जर्नलाइज कैसे किया जाता है? लेट्स सी दैट नाउ. तो व्हाट यू सी हियर? देखो भाई, तो यहां पर हम लोग इस तरह से एक एक करके जर्नल एंट्री पास करते हुए चल रहे हैं. सो इफ यू लुक एट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग हियर द डेट March 1. Okay, then how we are noting it? Instead of buy and to, we are writing here debit cash, then credit owner's capital. Okay, now this is basically the format. Date, account title and narration. Reference is basically about this, the code. जैसे for example ये cash has the code of 101. उसी तरह से capital, that has a code of 301 and so on. Getting me? तो जो भी हो, it can be changed. Capital can be into 200 series, 300 series. You can change it whatever you want. आप अपने हिसाब से कोड रखो. बस एक ऐसा रखना जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ. ठीक है? This is basically for you, your internal document. Alright? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख लिया $60,000 यहाँ on the debit and $60,000 यहाँ on the credit. Got it? फिर नरेशन में हम लोगों ने लिख दिया ओनर इन्वेस्टेड $60,000 कैश टू स्टार्ट ब्राइट होराइजन कंसल्टिंग LLC. ओके, सो वी आर जस्ट राइटिंग डाउन व्हाट इज हैपनिंग. नाउ यूजुअली स्पीकिंग नरेशन में जो भी पहले से पढ़े हुए वो लोग क्या करते हैं, वहां पे बीइंग लिखते हैं. सबसे पहले तो उनको याद रहता है कि बीइंग लिखना पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ना. तो बेसिकली वही है भाई, आपको जो ट्रांजैक्शन हुआ जिसका आपने जर्नल एंट्री पास किया, यू हैव जस्ट हैव टू नोट डाउन दैट, राइट. सो यहाँ पे बस बीइंग लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, चलो, अब इसी तरह से जो भी हो रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंस हुआ, किस तरह से हुआ. अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ दिस वाज पेड इन एडवांस. This was not something that happened and then you paid. This you paid in advance, then the things will happen. You have to classify that. ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया as prepaid rent. ठीक है? आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ सपोज हमारे यही फंडामेंटल्स वीक है कि हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सर क्या रेंट है और क्या प्रीपेड रेंट है, यही मुझे नहीं पता, देन I will suggest that you should not jump over directly to CMA. You should first go for FMA, clear your basics, fundamentals, have a qualification in your hand, and then move on to CMA. Okay? चलो, anyways, तो ये हुआ. यहाँ पे मैंने डेबिट प्रीपेड रेंट, क्रेडिट कैश, इसी तरह से एक एक करके डेबिट ऑफिस फर्नीचर्स एंड कंप्यूटर्स. नाउ here we have merged, but basically we should be classifying them separately. That's ऑफिस फर्नीचर अलग से, कंप्यूटर्स अलग से. हर एक असेट का अलग पहचान होना जरूरी है. ठीक है? तो इस तरह से ये एक एक करके जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगे. Now once you pass the journal entries, immediately you will come to the ledger. देखो ये सारे जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास कर लिए, उसके बाद ये लेजर आ गया. ठीक है? अब ये लेजर में मैं किस तरह से लिख रहा हूं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल March 1 में कैश वाज डेबिटेड बाय 60,000. यहां ध्यान से देखो, मैंने कैश के डेबिट पे लिखा 60,000, राइट. देन डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं कौन सा अकाउंट है भाई, द अदर अकाउंट, ओनर्स इन्वेस्टमेंट या ओनर्स कैपिटल, है ना. एंड आई एम राइटिंग हियर द बैलेंस 60,000. व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस इज दैट? इट इज राइट नाउ अ डेबिट बैलेंस. ठीक है? उसके बाद प्रीपेड रेंट हम लोगों ने March 2 को पे किया, ये प्रीपेड रेंट हम लोगों ने पेमेंट कर दिया. ठीक है? प्रीपेड रेंट पेमेंट है, इसलिए आई एम राइटिंग दैट ऑन द क्रेडिट. Hence now, what is the balance? The balance is now 51,000, right? Still a debit balance. Okay? ऐसा एक एक करके चलता जाएगा. इसके बाद March 3 को हमने फर्नीचर एंड कंप्यूटर के लिए पेमेंट किया, तो 5,400 का पेमेंट हुआ. Now the balance is 45,600. Still a debit, and so on.
you will continue to write the same things here. Like say for example, the different accounts that you will make. Like if I tell you about the owner's capital, this is the owner's capital account, right? So I'm writing here 60,000 on the credit, and then balance 60,000. It is a credit balance. Getting me? So this is how we will be posting them in the ledger. So the journal, the ledger. Getting me? Okay, तो ये हुआ यहां तक सबसे पहले. So coming back, तो भाई हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के अकाउंट बनाए जहां पे कहीं पे डेबिट, कहीं पे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. ये टीम मस्त बनते गए. लेकिन टीम बनने के बाद सर जी ये टीम बराबर बनेगी नहीं. क्या डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बराबर टैली हो रहे हैं? दोनों टीम में सेम नंबर्स होने चाहिए. तो क्या ये टैली हो रहे हैं कि नहीं? दिस इज व्हाट इज जज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. सो हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे लेजर में बैलेंसेस जो लिखे हुए थे, हम लोग वहां पे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डेबिट वाले थे. वो सारे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट एक 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 करके जो भी उनके बैलेंसेस है उनको यहां पे लिखते हुए चलो. फिर क्रेडिट बैलेंसेस, लेजर में जो बैलेंस में जहां पे क्रेडिट लिखा हुआ था, वो क्रेडिट बैलेंसेस को एक 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 करके यहां पे लिखते हुए चलो. अगर हम लोगों ने सब कुछ बराबर किया, then all the debits and all the credits will match. So if they don't match, we get to know कि कहीं ना कहीं लिखने में गलती हुई है. ठीक है? So that's what is a trial balance. ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद अब देखो, जरा सोच के देखो, ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस होंगे, कितने जर्नल एंट्रीज होंगे, कितने लेजर पोस्टिंग होंगे. अगर कोई बंदा जानना चाहता है, जैसे बैंक वाला हमसे जानना चाहता है, हम लोग बैंक के पास लोन मांगने गए, बैंक वाला बोल रहा है मुझे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाओ. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब क्या, हम उसे पूरा जर्नल दे देंगे, पूरा लेजर दे देंगे? जरा इमेजिन करो कितने सारे होंगे. बहुत बहुत ज्यादा. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी इन परहैप्स थाउजेंड्स. सो विल यू गिव देम ऑल दोस? एंड उनके पास भी इतना फुर्सत है कि वो इतना सब डिटेल देखे? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है? सो ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हें क्या देना होता है? हमें देना होता है समरी. समरी इज समथिंग दैट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहां से ही हमारा एक्चुअल सीए में जर्नी शुरू हो रहा है. लेकिन उससे पहले सब ये बता दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रोल क्या है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रोल है वो यही है कि ये जो अकाउंट हम लोगों ने बना के रखे ना, डेबिट क्रेडिट, इन डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे देयर विल बी अ फ्यू टेम्पररी अकाउंट्स, टेम्प अकाउंट्स, एंड अ फ्यू परमानेंट अकाउंट्स. दैट इज, देयर विल बी अ फ्यू टेम्पररी अकाउंट्स व्हिच विल लैप्स, and there will be a few permanent accounts which will continue in the future. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो मैंने सैलरी पे किया, ठीक है, अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, भाई इसका मतलब ये नहीं कि जो सैलरी मैंने आज पे किया उसी की वजह से वो आने वाले 3, 4, 5, 10 साल तक बिना पैसों के काम करेंगे. ऐसा थोड़ी है भाई. आज मैं जो पैसा दे रहा हूं वो आज के लिए दे रहा हूं, आगे चल के जो काम करेंगे उसके लिए आगे चल के मुझे फिर से पैसे देने पड़ेंगे. सो इट इज पीरियोडिकली डिवाइडेड. So right now if I'm making the payment for salary, this is for this period. This period has expired, and so is the case with the expense. The expense has expired, right? It has nothing to do with the future. But वहीं पे if I talk about this iPad, तो भैया iPad अभी मैंने यूज किया, अभी मैंने खरीदा, ऐसा मैंने यूज किया, अभी भी iPad यूजेबल कंडीशन में है. तो यूजेबल कंडीशन में तो इसका मतलब क्या? I will take it forward. भाई मैं कोई मस्त संदल वंदल बुला के इसे विसर्जन थोड़ी कर दूंगा. आईपैड बप्पा मोरिया विसर्जन, ऐसा थोड़ी ना करूंगा भैया. आईपैड अगर अभी भी यूजेबल कंडीशन में है, आई विल कैरी इट फॉरवर्ड, आई विल बी यूजिंग इट इन द फ्यूचर. यू गेटिंग मी? सो ऐसे जो भी है मेरा लैपटॉप, आई विल बी यूजिंग इट इन द फ्यूचर. सो दीज अकाउंट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड. You getting me? So the ones that will be carried forward are called as permanent accounts, and the ones that end here, उनका जर्नी यहां समाप्त हुआ, इनको हम लोग कहते हैं temp accounts. Okay? So financial statements में इनका एक placement होता है. जैसे temp accounts are basically for expenses and revenues, जिनको compare करके मुझे पता चलेगा कि did I make profits into my business or losses. ठीक है? So I will be reporting about this instead of reporting about each and every transaction of the temporary accounts. I will be directly reporting, okay, finally मेरा expense और income कितना था, and hence what is my profit. That is what will be reported in the financial statements. Similarly, the permanent accounts will be in the form of assets, capital, and liabilities,
which are to be carried forward. So इनका list बना के I will be reporting in my financial statements. So financial statements is basically a summary of all the detailed records that you have maintained. ठीक है? अब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कौन से चीजें आते हैं, कैसे बनाया जाता है, दैट इज वेयर वी विल बी बिगिनिंग विथ. ठीक है, तो यही होने वाला है हमारे अगले लेक्चर में. आज के लेक्चर में मुझे सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया देना था, क्योंकि अगर यही सब मुझे नहीं पता कि ये डेबिट क्रेडिट का लिखा कैसे जाता, तो आगे चल के पता चला मैंने जर्नल एंट्री लिखा और अब वहां पे लिख रहा हूं बाई टू, देन वो नरेशन में बीइंग, है ना, तो वो सब चीजें यहां नहीं चलते मेरे भाई. तो प्लीज उन सबको भूल जाओ. वो सब चीजें इंडियन अकाउंटिंग के लिए ठीक है, भूल जाओ मतलब इंडियन अकाउंटिंग जहां कर रहे हो वहां के लिए ठीक है, यूएस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट रनिंग लेजर एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है, यस. सो दोस्तों अगले लेक्चर में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज, वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू विथ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज यूएस गैप. ठीक है, यूएस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द रोल ऑफ इट, क्यों वो हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. दूसरा, वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, उनका क्या रोल है और उनकी वजह से, उनकी मदद से हाउ डू वी रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एवरीवन, एवरी यूजर. ठीक है, सो दैट इज वेयर आवर सीएमए जर्नी एक्चुअली बिगिंस. ऑलराइट, yes. So dosto, with that, let's stop the lecture for today. I hope you learned something from today's lecture. Okay, don't forget what you learned in today's lecture, and let's continue in the next one. All right, chalo, bye bye all of you.